फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक चाइनीज़ ड्रामा शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है लव एंड रिडेम्पशन। इस ड्रामा के 59 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामे में रोमांस है, एक्शन सीन्स है और थोड़ा सस्पेंस भी है। तो चलिए अब इस ड्रामे का पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे की शुरुआत में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें 3 लोग होते हैं, हेवन, अर्थ और डेमन। हजारों साल पहले इन तीनों में से जो असुर लोक का राजा होता है वो सारी दुनिया पर अपना शासन करना चाहता है, इसलिए वो स्वर्ग से विद्रोह कर देता है और अपनी एक आर्मी बनाता है। फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है, लेकिन स्वर्ग लोग इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं कि वो असुर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जो असुरों का राजा होता है, आर्मी जनरल, वो बहुत पावरफुल होता है और वो स्वर्ग लोक के गेट तक पहुंच जाता है, जहां पर दोनों आर्मी के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसमें स्टार ऑफ मोशा की जीत हो रही होती है। लेकिन अचानक ही स्टार ऑफ मोशा कहीं गायब हो जाता है और उसी समय गॉड ऑफ वॉर आती हैं और उनके एक ही वार से सारे डेमन धूल चाट रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि स्टार ऑफ मोशा कहीं गायब नहीं होता है, बल्कि गॉड ऑफ वॉर ने उनकी आत्मा को एक बोतल में बंद करके सील कर दिया होता है, जहां से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अब आगे कहानी कंटिन्यू होती है 1000 साल बाद, जहाँ पर हमें एक पुरानी गुफा दिखाई जाती है। उस गुफा में कुछ डेमन्स मीटिंग कर रहे होते हैं, जिनमें से एक डेमन बताता है कि जो 2 स्टार हैं, राहु और केतु, ये आपस पास में आ रहे हैं और जब ये पास आ जाएंगे तो स्टार और मोशा पूरी तरह रिवाइव हो जाएगा। डेमन्स का किंग एक डेमन से कहता है कि तुम फेंड्री सिटी जाओ और ये पता लगाओ कि गॉड ऑफ मोशा और गॉड ऑफ वॉर एक ही दिन, एक ही महीना और एक ही साल में क्यों पैदा होने वाले हैं। यहाँ पर हमें फिर फेंड्री सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर सबको एक रिवर का पानी पिलाकर उनकी याददाश्त मिटाई जा रही होती है। यहाँ पे खड़ा एक आदमी उन सबको बताता है कि तुम सब लोगों ने जो पाप किए हैं और उसी पाप के भुगतान के लिए तुम लोगों को धरती पर भेजा जा रहा है और अपने आप को भाग्यशाली समझो और इस पानी को जल्दी पियो जिससे तुम सबकी याददाश्त चली जाए। यह सुनकर वहाँ पर खड़े कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपनी याददाश्त नहीं मिटानी है। तभी हमें एक आवाज़ आती है कि यहाँ पर कुछ भी याद रखने के लिए नहीं है, यह सिर्फ एक बोरिंग लाइफ है, अच्छा ही होगा कि इसे भूल जाओ। यहाँ पर हमें फिर से डेमन्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर एक डेमन कहता है कि आखिर गॉड ऑफ वॉर और स्टार ऑफ मोशा एक साथ जन्म क्यों लेने वाले हैं। तो डेमन्स का किंग रिप्लाई करता है कि चूंकि गॉड ऑफ वॉर ने गॉड ऑफ मोशा को सील करने के लिए उन्हीं का डिवाइन वेपन यूज़ किया था, इसलिए स्टार ऑफ मोशा को वापस लाने के लिए हमें उन दोनों की एक साथ ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम लोग उस जगह तुरंत जाओ जहां वो दोनों जन्म लेने वाले हैं। और डेमन्स आर्मी फेंड्री सिटी पर अटैक कर देती है। डेमन्स आर्मी का अटैक देखते हुए हेवंस गार्ड कर्मा चैनल को खोलते हुए सबको उसमें जाने के लिए बोल देता है। अब कहानी शुरू होती है 16 साल बाद। इसमें एक सीनियर बहुत सारे जूनियर्स को कहानी सुना रहा होता है, जिसमें वह बताता है कि उसके सेक्टर लीडर की वाइफ ने 10 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है और सेक्टर लीडर अपनी वाइफ को दुखी नहीं देखना चाहता होता है, इसलिए वो उस दिन ना दफनाकर अपने बच्चे को दूसरे दिन दफनाता है, लेकिन बच्चा कब्र में ही रोने लगता है। फिर सारे जूनियर शॉक होकर अपने सीनियर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तब सीनियर बताता है कि वह लिटिल जूनियर ने पहली सांस ली और हमारी लिटिल जूनियर बिना 6 सेंसेस के पैदा हो। तभी एक जूनियर सीनियर से सवाल करता है कि 6 सेंसेस क्या होते हैं, और सीनियर जवाब देता है कि पहला सेंस होता है साइट, सेकंड साउंड, तीसरा स्माइल, चौथा टेस्ट, पांचवा टच और छठा थॉट। तो ये भी समझ सकते हैं कि वो हार्टलेस पैदा हुई थी और दूसरे शब्दों में गुड फॉर नथिंग। तभी एक सीनियर कहता है कि वो लिटिल जूनियर अब 16 साल की हो चुकी हैं और उसने शयोंग मंत्र का पहला मंत्र भी मास्टर नहीं किया है, लेकिन कोई भी जूनियर की इस बात पर भरोसा ही नहीं करता है, इसलिए वो उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उनके साथ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही सीनियर अपने सारे जूनियर्स के साथ जुआन जी, जो हमारे इस ड्रामा की मेन लीड हैं, उनको पटाखों से डराने जाता है,
लेकिन उनकी चाल उन्हीं पर ही भारी पड़ जाती है। जुआनजी उनसे कहती हैं कि आप अगर मुझे डराना चाहते हैं तो थोड़ा और क्रिएटिव बनिए, नहीं तो आप उल्टा ही ऐसे डर जाएंगे। तभी जुआनजी की बहन लिंगलोंग और उसके साथ मिन्यान की एंट्री होती है। जुआनजी के अंदर सेंसेस न होने के कारण जुआनजी अपने दर्द को फील नहीं कर पाती है, पर उसकी बहन उसका लाल हाथ देखकर उस सीनियर को अपने फादर से शिकायत करने की वार्निंग देती है और वहाँ तभी खड़े जूनियर्स को वहाँ से चिल्लाकर भगा देती है। फिर अपनी बहन को बाद में फ्लावर पिकिंग सेक्शन के लिए आंट होंग के पास लेकर जा रही होती है, लेकिन जुआनजी वहाँ नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो सोना चाहती है। इसलिए उसकी बहन लिंगलोंग उसको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाना चाहती है और कहती है वहाँ पर हम हैंडसम मैंस को चेकआउट करेंगे। अब आगे कहानी में दूसरा क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग वुल्फ डेमन को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस ड्रामा के लीड हीरो की, जिसका नाम है सुफेंग, जो कि अपने किलर मूव्स और पावर के बेसिस पर उस वुल्फ को हरा देता है। इसे देखकर उस सेक्ट का लीड बहुत खुश होता है और उसे शाबाशी देता है कि तुम ही मेरे असली डिसेंडेंट हो। और हमें पता चलता है कि सिर्फ सुफेंग ने ही इस टेस्ट को पास किया है। अब हमें लीजा पैलेस दिखाया जाता है जिसमें सेक्ट लीडर बोल रहा होता है क्योंकि वह अभी बहुत यंग है, इसलिए उसे फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ लीजा पैलेस नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन वह गिफ्टेड भी है तो वह क्यों नहीं बन सकता है। और फाइनली डिसाइड हो जाता है कि सुफेंग सायोंग फ्लावर सेशन जीत कर आएगा तो उसे गोल्ड फेदर्ड मेडल दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि वो ही लीजा पैलेस के राज्य को टेक ओवर करेगा। वहाँ पर बताया जाता है कि उस लीजा पैलेस से बाहर जाने का पहला रूल है मास्क कभी ना उतारना, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी लोग अच्छे से जानते थे। फिर लीजा पैलेस के सारे डिसिप्लिन जो सायोंग फ्लावर सेशन के लिए जा रहे होते हैं और मास्क भी पहन लेते हैं और फ्लावर सेशन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो डेमन गॉड ऑफ वॉर और स्टार ऑफ मोशा को 16 साल पहले ढूंढ रहे होते हैं वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए होते हैं। तो अब वो सायोंग फ्लावर सेशन में प्लान करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो दोनों अपनी पावर्स नहीं छुपा पाएंगे। अगले सीन में हमें सायोंग फ्लावर सेशन का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पर जुआनजी और उसकी बहन लिंगलोंग एंट्री का काम संभाल रहे होते हैं। यहाँ पर ड्योन क्यूंगू से आए हुए मेंबर अपना इनविटेशन कार्ड लाना भूल जाते हैं और बिना इनविटेशन कार्ड के एंट्रेंस के लिए जिद कर रहे होते हैं, लेकिन सेक्ट लीडर की बड़ी बेटी लिंगलोंग वूटोंग की आइडेंटिटी कंफर्म होने तक उसे वहीं रोक देती है, लेकिन वह वूटोंग नहीं मानता है और लिंगलोंग पर अटैक कर देता है। बदले में लिंगलोंग उसकी पिटाई के लिए उसे धमकी देती है, पर वो वूटोंग फिर भी नहीं मानता है और जुआनजी उन दोनों के बीच में आ जाती है। पिटाई की बात सुनकर वो वूटोंग जुआनजी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ कि सायोंग सेक्ट कितना पावरफुल है। इसके बाद वो लिंगलोंग को एक मंत्र में बांधकर जुआनजी को अपनी तलवार में लेकर वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद वूटोंग जुआनजी को अपनी तलवार पर उड़ने को कहता है और वह कहती है उसे उड़ना नहीं आता। यह सुनकर वह हंसने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो देखता है जुआनजी सच में गिर रही है तो वूटोंग जुआनजी को दोबारा से पकड़ लेता है वह उसे अपने सामने गिड़गिड़ाने और रोने के लिए कहता है, जिसमें जुआनजी उसे कहती है कि उसे रोना नहीं आता है। यह सुनने के बाद वह वूटोंग उसे जुआनजी को ऊपर से नीचे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता। अब जुआनजी सीधे हमारे ड्रामे के लीड एक्टर सुफेंग की गोद में आकर गिर जाती है। सुफेंग शॉक हो जाता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। अब जुआनजी सुफेंग को बताती है कि वो स्वयं सेक्ट की डिसिप्लिन है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके सेक्ट तक छोड़ दे, बदले में वो उसके कपड़े धो देगी, पर सुफेंग साफ मना कर देता है। जुआनजी ने उसे बताती है कि उसे उड़ना नहीं आता है और उसके गिड़गिड़ाने के लगती है कि उसे सेक्ट तक छोड़ दे। फाइनली सुफेंग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपनी तलवार पर उड़ाकर उसके सेक्ट तक ले जाता है। वहाँ उसकी बहन लिंगलोंग
उस मेंबर से लड़ रही होती है और पूछ रही होती है कि वह उसकी बहन को कहाँ छोड़ आया है। और तभी जॉन्जी सुफेंग के साथ वहाँ पर आ जाती है और सुफेंग का इंट्रो अपनी बहन से कराती है। वुटोंग सुफेंग के लीजा पैलेस और उसके मास्क का मजाक उड़ाने लगता है और सुफेंग को लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन सुफेंग उसके लिए मना कर देता है। फिर वुटोंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि एक लिटिल स्टैम्पर ने एक लिटिल इडियट की जान बचाई है और मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ सेक्स सीनियर्स आ जाते हैं और वो वुटोंग को सभी से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। जब वुटोंग सबसे माफ़ी मांग लेता है तो उसका सेक्ट लीडर उसे अंदर ले जाता है, जिस पर लिलोंग अपनी आंट से कहती है कि ये कैसे अंदर जा सकता है, इसने मेरी बहन को परेशान किया है, जबकि सुफेंग ने उसकी मदद की है। इधर हम देखते हैं कि सुफेंग वहाँ से कहीं चला गया है। तो लिंगलोंग जॉन्जी से पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि सुफेंग लीजा पैलेस का सबसे टैलेंटेड डिसिप्लिन है। उनके सेक्ट का रूल हमेशा मास्क पहने रहना है। हमें नहीं पता वो कैसे दिखते होंगे, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो ज़रूर गुड लुकिंग होंगे। जिस पर मिन्यान कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह बहुत बदसूरत होगा, इसलिए वो हमेशा मास्क पहनता है। जिस पर निंगलोंग उसे कहती है कि तुम तो जेलस। तभी जॉन्जी देखती है कि सुफेंग का बैच वहीं गिर गया है। इससे उसे पता चलता है कि सुफेंग और वो सेम ईयर, सेम मंथ और सेम डे पैदा हुए हैं। अगले सीजन में सुफेंग अपने रूम पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जॉन्जी के साथ अपने मूवमेंट्स याद कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जॉन्जी का उसके पिता बहुत डांट रहे होते हैं, जिससे बचाने के लिए निंगलोंग रोने लगती है कि एक्टिंग कर रही होती है और कहती है, आप ऊपर से देख रही हैं ना माँ कि जॉन्जी के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं पिताजी। अगर आप यहाँ होती तो आप जॉन्जी के साथ ऐसा कभी नहीं होने देती, क्योंकि वो तो सिक्स सेंसेस के बिना पैदा हुई है। कोई उसका दुख दर्द नहीं समझ सकता। जिस पर जॉन्जी का पिता मान जाता है और उसे याहू स्वॉर्ड मूव सीखने को कहता है। तभी वहाँ पर मिन्यान वेजियन केक लेकर आता है, जिसे 8 इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे बनाया जाता है। वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। वो तीनों मिलकर केक खाते हैं, जिस पर लिटिल सिक्स कहता है, कितने दुख की बात है कि केक कितना टेस्टी है, बट जॉन्जी इसका टेस्ट महसूस भी नहीं कर सकती है। तभी जॉन्जी को याद आता है कि सुफेंग का भी आज बर्थडे है, तभी उसके लिए केक लेकर जाती है। यहाँ जॉन्जी सुफेंग को उसका आइडेंटिटी कार्ड वापस करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे धन्यवाद बोलती है उसके जान बचाने के लिए और वापस लाने के लिए। उसके बाद वो कहती है कि संयोग के बाहर तुम उसके पहले बेस्ट फ्रेंड हो और आज तुम्हारा बर्थडे भी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। मेरी बहन टिंगलोंग का ऐसा कहना है कि हमारा जन्मदिन एक साथ है और हमारा भाग्य हमें साथ लाया है। सुफेंग केक लेने से मना कर देता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अगले सीन में सुफेंग एक पीस ट्री के पास पहुँचता है। वहाँ पर सुफेंग अपने लिए चाय बनाने लगता है। तभी दिखाई देता है कि पास के एक पेड़ पर जॉन्जी भी आराम कर रही होती है, जहाँ पर उसे सिल्वर स्नेक दिखाई देती है, जिसे वो एक पक्षी के अंडे खाने से रोक देती है और फिर सिल्वर स्नेक उस जॉन्जी पर अटैक करती है, जिससे वह पेड़ से गिर जाती है और सिल्वर स्नेक को फेंक देती है, जिस कारण सुफेंग की चाय गिर जाती है। तभी जॉन्जी सुफेंग से उसकी चाय के लिए माफ़ी मांगती है और उसे पास के पहाड़ के पानी से चाय बनाने के लिए ऑफर करती है। तभी सुफेंग उसे बताता है कि पीस ड्यू, बुद्धास हैंड और पाइन नट, ये 3 चीज़ों से बनी चाय वो पीता है, जो उसे कल्टीवेशन में मदद करती हैं, अदरवाइज वो नहीं पीता है। सुफेंग उसे आलसी और यूजलेस बोलता है, तो जॉन्जी कहती है कि एक बुरे स्नेक की वजह से ऐसा हुआ है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। और फिर वो सिल्वर स्नेक को पकड़ लेती है। सुफेंग नाराज हो जाता है और उसे बताता है कि वह उसकी स्पिरिट बीस्ट है। चूँकि जॉन्जी सिल्वर स्नेक को पिंच करने लगती है तो वो हकलाने लगता है और उसे ऐसा करने से मना करता है।
जुआनजी उसकी मदद करने को कहती है और सिल्वर स्नेक को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुफेंग के हाथ से स्नेक गिर जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो दोनों सिल्वर स्नेक को ढूंढने लगते हैं। सुफेंग का एहसास होता है कि कोई चीज़ है जो उसे अटैक कर रही है और उस पीच फॉरेस्ट में कुछ गलत ज़रूर है। अचानक से एक फॉर्मेशन सुफेंग और जुआनजी को घेरे में लेती है, जिसमें सुफेंग कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी अपनी टेक्निक की मदद से सुफेंग इस फॉर्मेशन को तोड़ने में सफल हो जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वो एक झील के ऊपर हैं। सुफेंग बताता है कि एक झील नहीं है, ये एक बैरियर है। जुआनजी को रियलाइज़ होता है कि यह साइंस एक्ट का एक सीक्रेट ग्राउंड है और हम दोनों यहाँ कैसे आ गए हैं, यहाँ किसी का भी आना अलाउ नहीं है। सुफेंग इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है और बोलता है कि जल्द ही उसकी स्पिरिट बीच को नहीं बचाया गया तो उसकी भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो उसकी जान से जुड़ा है। जुआनजी कहती है कि इस बैरियर को कोई एल्डर ही तोड़ सकता है, उसमें इतनी पावर नहीं है, और ये कहते हुए अपना हाथ आगे करती है और एक स्पेल ड्रॉ करती है जिसमें बैरियर टूट जाता है। सुफेंग उस बैरियर के अंदर जाता है और वहाँ उस पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है। चूँकि सुफेंग को गए हुए काफ़ी समय हो जाता है तो जुआनजी उसके पीछे बैरियर के अंदर चली जाती है। यहाँ सुफेंग बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून आने लगता है। उसकी वजह से वह सुफेंग का मास्क हटा देती है और उठाने लगती है। सुफेंग को होश आते ही उसे एहसास होता है कि जुआनजी ने उसके चेहरे से मास्क हटा दिया है। अब अगले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जुआनजी और सुफेंग के साथ क्या होगा। क्या वो दोनों मिलकर ड्रैगन का सामना कर पाएंगे, और अगर वो दोनों ड्रैगन से बच जाते हैं तो क्या होगा उन दोनों के साथ, क्योंकि जुआनजी ने और सेक के सीक्रेट ग्राउंड का बैरियर खोला था और दूसरी तरफ सुफेंग ने लीजा पैलेस के बाहर अपना मास्क उतार दिया था। जानने के लिए स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।